हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है 1991 से आर्थिक सुधार अथवा नई आर्थिक नीतियाँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे वो है आर्थिक सुधारों का अर्थ, नई आर्थिक नीति के तत्व और एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्थिक सुधारों का अर्थ। स्टूडेंट्स, आर्थिक सुधारों का मतलब है ऐसी आर्थिक नीतियों का समूह जो समृद्धि और विकास की दर को तीव्रता से बढ़ाने में मदद करती है। स्टूडेंट्स, सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सन 1990 के आर्थिक संकट से निकालने के लिए सन 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ करी थी। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति के 3 तत्व हैं। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। स्टूडेंट्स, सरकार ने 1991 में उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण नीति को स्थापित किया था और उद्योगपति के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण की नीति को स्थापित करा था तथा आयात और निर्यात के परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण को स्थापित किया था। तो हम कह सकते हैं कि 1991 में LQP के स्थान पर सरकार ने LPG नीति का प्रतिस्थापन किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे LQP का मतलब है लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट, और LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नई आर्थिक नीति के पहले तत्व उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, उदारीकरण के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने कौन कौन से आर्थिक सुधार करे थे। तो स्टूडेंट्स, उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा जो निजी उद्यमों पर लगाए गए नियंत्रण, लाइसेंसिंग और भी काफ़ी जो बाधाएं थी उनको ख़त्म कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए लाइसेंसिंग व्यवस्था, विदेशी मुद्रा नियंत्रण और भी जो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे उनका अंत करना। स्टूडेंट्स, 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई प्रकार के प्रतिबंध या फिर नियंत्रण लगा रखे थे। नई आर्थिक नीति उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने इन सभी नियंत्रणों को खत्म कर दिया था तथा निजी उद्यमों को इन सभी नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्ति दी थी, क्योंकि स्टूडेंट सरकार ने यह अनुभव किया था कि इन नियंत्रणों के कारण अर्थव्यवस्था में कई कमियों का सामना किया जा रहा है और इन नियंत्रणों ने भ्रष्टाचार, अनावश्यक विलंब और अकुशलता को भी बढ़ावा दिया था। तो स्टूडेंट सरकार ने इन सभी कमियों को दूर करने के लिए उदारीकरण को अपनाया था। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है उदारीकरण के अंतर्गत आर्थिक सुधार। स्टूडेंट्स, उदारीकरण के अंतर्गत आर्थिक सुधार 4 क्षेत्रों में किए गए थे। पहला औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार, दूसरा वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, तीसरा राजकोषीय संबंधी सुधार और चौथा बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार। स्टूडेंट्स, औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार इस प्रकार है। पहला, औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत सरकार ने सभी उद्योगों में लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। केवल 5 उद्योगों में ही लाइसेंस को आने वाले क्या है, जो शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक एवं खतरनाक रसायन उद्योग होंगे।
दूसरा सुधार है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी थी, लेकिन 2010 से 11 में उन उद्योगों की संख्या और भी कम करके केवल 2 कर दी है, जिसमें परमाणु ऊर्जा और रेलवे शामिल हैं। तीसरा सुधार है उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार ने कई उत्पादन क्षेत्रों में जिन्हें छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया था, उन्हें अब इस आरक्षण से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया है। चौथा सुधार है उत्पादन क्षमता का विस्तार। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति से पहले सरकार ने उत्पादन क्षमता को लाइसेंसिंग के साथ जोड़ रखा था, किंतु उदारीकरण के कारण लाइसेंसिंग जैसे संबंधी बाधाओं को तो दूर कर दिया है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता का विस्तार हुआ है। अब हमारा पांचवा सुधार आता है पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति से पहले किसी भी उद्योगपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सके, जिसके कारण उन्हें पुरानी तकनीकों का ही प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन नई आर्थिक नीति उदारीकरण के कारण तकनीकी को आधुनिकीकरण बनाने के लिए उद्योगपति पूंजीगत वस्तुओं का आसानी से आयात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सुधार। अब हमारे आते हैं वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सुधार। स्टूडेंट्स, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक विनिमय बाजार और विदेशी विनिमय बाजार सम्मिलित हैं। स्टूडेंट्स, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई आर्थिक नीति से पहले वित्तीय क्षेत्र को नियमित तथा नियंत्रित करता था, किंतु नई आर्थिक नीति उदारीकरण के कारण अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियामक के स्थान पर सहायक बन गया है। स्टूडेंट्स, एक नियामक के रूप में आरबीआई वाणिज्य बैंकों की ब्याज दर स्वयं निर्धारित करता था, लेकिन एक सहायक के रूप में अब ब्याज दर का निर्णय व्यापारिक बैंकों पर छोड़ दिया है। स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है राजकोषीय संबंधी सुधार। स्टूडेंट्स, राजकोषीय सुधारों का मतलब है सरकारी राजस्व और व्यय से, अर्थात सरकार की जो आय और व्यय से संबंधित सुधार है वो राजकोषीय सुधार कहलाता है। स्टूडेंट्स, कर सुधार राजकोषीय सुधार का एक प्रमुख घटक है और करों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भार अन्य व्यक्तियों पर टाला नहीं जा सकता। इनका मौद्रिक भार उसे ही देना पड़ता है जो कर का भुगतान करता है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और स्टूडेंट्स, अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भार अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। जो व्यक्ति इस कर का भुगतान करते हैं वह इसके मौद्रिक भार को दूसरे व्यक्ति पर टाल देते हैं। स्टूडेंट्स, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर हैंगे, जैसे जीएसटी। जैसे स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो उसके प्राइस में जीएसटी पहले से ही इंक्लूड होता है। मतलब कोई भी वस्तु जो भी हम बाहर से खरीदते हैं उसके अंदर अप्रत्यक्ष कर की राशि पहले से ही जुड़ी हुई होती हैगी। स्टूडेंट्स, अब हमारा चौथा सुधार आता है बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार। स्टूडेंट, बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार के अंदर सरकार ने विदेशी विनिमय सुधार और विदेशी व्यापार नीति संबंधी सुधार किए हैंगे। स्टूडेंट्स, 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन करने से विदेशी विनिमय सुधार होना शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अवमूल्यन का मतलब है भारतीय रुपये के मूल्य का अन्य देशों की
मुद्रा के रूप में घटना। मतलब एक अमेरिकी डॉलर के बदले अब अधिक रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक अमेरिकी डॉलर पहले 70 का था और अब वो बढ़कर 75 रुपए का हो गया है, तो हम कहेंगे कि ये भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ है। स्टूडेंट्स, विदेशी व्यापार नीति संबंधी सुधार के अंतर्गत सरकार ने आयात तथा निर्यात के अनेक मदों से सीमा शुल्क की पाबंदियों को हटा लिया है और सरकार ने जो आयात प्रतिस्थापन नीति घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए चलाई थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।